सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज जो है क्विक रिकैप सीरीज में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस करने वाले हैं। तो इससे पहले जो भी लोग इस रिकैप सीरीज को नहीं देखे हैं अभी तक, तो प्लीज जाइए और रिकैप सीरीज को देखिए। इसमें पांच पांच क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके दिया गया है और पांच पांच क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो टोटल ये 10 क्वेश्चन का एक सेट है। अगर आप 10-10 क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जो क्लास 10 के स्टूडेंट है, बिल्कुल जो भी वीडियोस मैंने बनाया है इस सीरीज के अंतर्गत, मतलब इसके अंदर में जो भी वीडियोस बना हुआ है उसको जाके बिल्कुल आप देखें। आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा इससे। और प्रैक्टिस करिए अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। खासकर जो एनसीईआरटी बुक है उसके एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरे छप जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो बोर्ड का जो पैटर्न आता है, क्वेश्चन सब जो होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली वो एनसीईआरटी का कॉपी कैट रहता है। तो अगर आप एनसीईआरटी को पूरे तरीके से सॉल्व कर लेते तो आपको मोर और लेस 80% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। फिर आर एस अग्रवाल बुक है, आर डी शर्मा बुक है, आप दोनों में से कोई भी एक बुक को प्रेफर करो और उसको सॉल्व करो। अगर आप 100 में 100 लाना है तो एक रेफरेंस बुक आपको और करना, मतलब एक रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक के साथ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको पहले से ही पता होता है, लेकिन आप करते नहीं हो, तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत करिए। अभी भी आपके पास 30 डेज है मोर और लेस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले जो है हम लोग दो चीज पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। तो जैसे मान लो आप जब घर से निकलते हो, ठीक है, तो घर क्या है, एक बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग मान लीजिए ऐसा आपका घर का बिल्डिंग है सपोज, ठीक है। 3 फ्लोर का आपके घर है और उसका बिल्डिंग कितना है, 3 फ्लोर का बिल्डिंग है वो, ठीक है। घर से कुछ दूर निकलो और एक पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। फिर वहां से बिल्डिंग के टॉप को देखो। तो अगर आपको आप जिस तरीके से टॉप को देख रहे हो ना, तो टॉप को देखना मतलब आप किसी एंगल से टॉप को देख रहे हो, ठीक है। तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन शब्द का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर देखना, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, आप किसी भी पॉइंट से जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखते हो तो वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप अगेन घर में ही हो और रूफ पे खड़े हो। कहाँ पे हो, टॉप, रूफ टॉप होता है ना, छत जिसको बोलते हैं हम लोग। वहां पे अगर आप खड़े हो और वहां से आप नीचे की ओर देख रहे हो किसी को, जैसे मान लो यहाँ से आप ऊपर की ओर से नीचे की ओर देख रहे हो, ठीक है। ऊपर से आप खड़े होकर के नीचे की ओर जब आप देखोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस शब्द का मतलब ये बहुत खतरनाक, डिप्रेस हो जाना मतलब कहीं ना कहीं आप नीचे की ओर सोच रहे हो, या फिर आप डिप्रेशन का मतलब नीचे की ओर देखना, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर देखना। एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, यहाँ पे। लेकिन हम लोग क्या मान के चलते हैं कि ये जो लाइन है ना और ये लाइन, ये जो ग्राउंड का लाइन होता है, ग्राउंड मतलब जहां हम खड़े होते हैं, ये दोनों लाइन आपस में अगर पैरेलल ले लिया जाए, देयरफॉर मतलब ये जो लाइन होगा, जो एंगल का लाइन है, वो एक ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट होगा। कैसे की तरह ट्रीट होगा, ट्रांसवर्सल। जैसे मान लीजिए एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल जो होता है वो इसके एंगल के बराबर होता है, और इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि यहाँ पे जाकर के बाद में बच जाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब जो है ना, इसमें एक और चीज होता है वो समझ लीजिए। जैसे मान लो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को जितना दूर से देखते हो, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी पोल है, कोई भी टीवी टावर है या मोबाइल का टावर है, जो भी है, जो भी एक हाइटेड ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट होता है कुछ, अगर आप उसको जितना दूर से देखोगे ना तो उतना ही एंगल जो होगा ना आपका वो छोटा बनेगा। आप किसी भी हाइट को अगर दूर से देखते हो तो एंगल का जो फॉर्मेशन होगा वो ऑलवेज स्मॉलर एंगल होगा। लेकिन अगर मान लो आप इस बिल्डिंग को यहां से देख रहे हो, इस पॉइंट से देख रहे हो, ए पॉइंट से अगर देख रहे हो और बी पॉइंट से देख रहे हो, दो पॉइंट से आपको देखना है सेम बिल्डिंग को, तो यहाँ जो एंगल, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 60 या 75 डिग्री या कुछ भी बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है ना, तो ये एंगल जो बनेगा ना, इधर वाला एंगल, ये इस एंगल से छोटा डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, छोटा एंगल बनेगा। तो ये कितना बन सकता है, 30 डिग्री बन सकता है, कितना बन सकता है, 45 डिग्री बन सकता है, 15 डिग्री बन सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो, ठीक है। तो हमेशा याद क्या रखना है, एलिवेशन ऊपर की ओर देखना, डिप्रेशन नीचे नीचे की ओर देखना। दूर अगर रहोगे तो एंगल छोटा बनेगा, सामने अगर आप रहोगे तो एंगल बड़ा बनेगा। तो अब आइए, दो तीन बातें हैं इसमें और समझने के लिए। बेसिकली इसमें आप सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हो, ठीक है। यूज तो हम लोग बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपको इस तीनों से ही आंसर, आपको जितने भी क्वेश्चन है ना आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो टैन थीटा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैन थीटा, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अगेन इसके बाद आप टैन थीटा ले लो, कॉट थीटा ले लो, लेकिन आपको टैन थीटा ही लेके चलना चाहिए, ये इजी होता है। तो आपको 3 वैल्यूज एकदम याद होने चाहिए टैन थीटा में।
दैट इज अगर 30 डिग्री है थीटा का वैल्यू तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/√3। क्या होता है tan 30 का वैल्यू 1/√3, ठीक है। 60 डिग्री है वैल्यू तो कितना होता है √3, और अगर 45 डिग्री है वैल्यू तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक तो अब पहले आपको tan थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है tan थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद एंगल्स पता होना चाहिए, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 60 डिग्री का वैल्यू √3, 45 का वैल्यू 1। सिमिलरली आप आ जाइए साइन थीटा पे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है। इसमें भी अगर आप 30 डिग्री की वैल्यू देखें तो कितना होगा 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू देखें तो 1/√2, और 60 डिग्री की वैल्यू देखें तो √3/2, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये साइन थीटा और टैन थीटा। एक और आप ले सकते हो कॉस थीटा। यही तीन का ही यूज है, बस यही तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको याद होगा, प्लस ये एंगल्स याद होंगे, आपसे हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बेस बाय हाइपोटेन्यूज में भी आपको कितने तीन एंगल्स याद रखने होंगे। अगेन 30 डिग्री अगर लेते हैं हम लोग तो यहाँ क्या हो जाएगा √3/2, 45 लेते हैं अगर तो कितना हो जाएगा 1/√2, और अगर 60 डिग्री लेते हो तो कितना हो जाएगा 1/2। ये तीन के बंच है, आप इस तीनों को याद करिएगा अच्छे से, तो आपके सारे एंगल सॉल्व हो जाएंगे। एक और चीज है, सिंपल सा चीज जो मुझे पहले बताना चाहिए था। देखिए क्या है वो सिंपल सा चीज, जो भी आप हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करते हो ना, या फिर ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात करते हैं हम लोग, तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल। ऑलवेज रिमेंबर दैट वी यूज द राइट एंगल ट्राइंगल। सो इसमें क्या है ना, यहाँ पे थीटा बनता है और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ए बी सी है, थीटा यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, दोनों में बन सकता है। तो जब थीटा यहाँ बनता है तो उस केस में, और हाँ थीटा ऑलवेज कहाँ बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। कहाँ बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। तो ये क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है तो इसको आप हाइपोटेन्यूज ले लोगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। और एक केस क्या हो सकता है, इसी में इसी तरह से एक और केस हो सकता है। क्या हो सकता है, मान लीजिए सेम ट्राइंगल है, बस क्या है थीटा का चेंज कर दिया गया पोजीशन। अब थीटा यहाँ पे है, अगेन नेमिंग भी सेम कर देते हैं हम लोग। अब अगेन यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, एसी ही है लॉन्गेस्ट साइड, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये वाला हो जाएगा। और बेस क्या हो जाएगा, ये था पहले, अब ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस ऑलवेज कहाँ होता है, जहां पे थीटा बनता है वहां पे। तो थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस। और ये वाला इस समय कैसा ट्रीट होगा, परपेंडिकुलर की तरह, और इसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ट्रीट होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये तो आप सबको पता होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है एक सिंपल सा, ये मान लीजिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हम इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, इसको बेस मानते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज मानते हैं, थीटा यहाँ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √p² प्लस b², जिसका आपको यूज करना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपको क्या निकालना है। अगर p निकालना है तो p के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये एक और बन गया यहाँ से। अगर मान लो आपको b निकालना है तो b बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो जो आपको यहाँ पे यूज होगा हाइट एंड डिस्टेंस में, मैंने सारे फॉर्मूले कवर कर दिए हैं। अब हम लोग जो 5 क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन इट वाज व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन यहाँ पे होगा THAN वाला, देन इट वाज 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको ट्विस्टेड है। मान लीजिए यहाँ पे टावर है, ठीक है, ऊपर सन है, तो उसका शैडो इस साइड बन रहा है, ठीक है। तो शैडो जो है ना इधर बन रहा, तो ये मान लीजिए आपने बना दिया शैडो, ये पहला वाला। बोला क्या जा रहा है कि जब जो है ना 30 डिग्री है ना, तब इसका 30 मीटर लॉन्गर शैडो बन रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। कब 30 डिग्री बन रहा है, देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे टावर है, यहाँ से सन यहाँ पे अगर चमक रहा मान लीजिए कहीं पीछे, तो इसका शैडो यहाँ जो बन रहा है, ठीक है। अब ये कब बन रहा है 30 डिग्री, 30 मीटर का बन रहा शैडो ना, कब, जब 30 डिग्री एंगल बन रहा था तब। कंपैरिजन में किसके, जब वो 60 डिग्री पे था ना, 60 डिग्री पे जब था तब
इस समय यहां से लेकर के यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस था ना वो कितना था, 30 मीटर था। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, वापस एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर, मतलब 30 मीटर लंबा था जब वो 30 डिग्री एंगल पे ऑल्टीट्यूड था सन का। उसके बाद तब मतलब जब वो उसका 30 डिग्री ऑल्टीट्यूड था तब वो 30 मीटर लंबा दिख रहा था, लेकिन जब उसका 60 डिग्री ऑल्टीट्यूड था तो कितना था ये आपको नहीं बताया गया। ठीक है, मतलब समझिए, पहले सन का जो ऑल्टीट्यूड होगा 60 डिग्री होगा तो उसका कुछ यहाँ पे क्या होगा, शैडो बन रहा होगा इतना मीटर का। फिर जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री पे गया तो इसके कंपैरिजन में 30 मीटर लंबा और शैडो बना। ठीक है, तो अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन को बहुत ही बारीक से समझिएगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा सा पेच है क्वेश्चन में यहां और यहां में। ये बोला गया है पहले जब वो 60 डिग्री पे था तो उसका जो शैडो बना उसका आपको लेंथ नहीं दिया गया है, ये बता दिया गया है कि जब अब 30 डिग्री पे मतलब ऑल्टीट्यूड चला गया है तो जितना भी पहले बना हुआ था, x मान लेते हैं, x मीटर बना हुआ था, उससे 30 मीटर ज्यादा लंबा शैडो बना है। ठीक है, तो अब थोड़ा समझ में आया होगा आपको, आई होप। P Q R S, ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल P R S, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, तो P R S में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए तो कितना है h, और यहाँ कितना है बेस x। आप यहाँ ऊपर में एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h एंड लेट द वैल्यू ऑफ rs और लेंथ ऑफ, या rs ही लिखिए, लेट द वैल्यू ऑफ rs बी x। आपको क्या निकालना है, h निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो tan 60 की वैल्यू अगर आप देखो तो √3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा h x। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, h का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x √3, और इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब आइए इन ट्राइंगल, कौन सा, पूरा कंप्लीट ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज टू हाउ मच, 30 मीटर परपेंडिकुलर बाय बेस। सो 30 प्लस x, क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर का वैल्यू ऑलवेज यहाँ पे h ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 30 प्लस x, क्या हो जाएगा 30 प्लस x। tan 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 बाय √3, कितना दिया हुआ tan 30 का वैल्यू, 1 बाय √3। ठीक है, तो tan 30 का जो वैल्यू है वो 1 बाय √3 होता है, दिया नहीं हुआ, होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, h बाई 30 प्लस x। ठीक है, तो यहां से आपके अगेन h में ही वैल्यू लाना है हमको, तो 30 प्लस x को आप यहां भेज दो, और बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3 इज इक्वल्स टू h। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। वापस एक बार देख लीजिए, इन ट्राइंगल PQS में गए हम लोग, tan 30 डिग्री कितना लिया हम लोगों ने, tan 30 लिया, परपेंडिकुलर बाय कंप्लीट बेस, बेस की वैल्यू कितनी है 30 प्लस x। तो यहां हम लोगों ने क्या लिखा, h बाई 30 प्लस x, और h, और क्या किया फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे h बराबर आ गया वैल्यू। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, बाय 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट करिए, क्योंकि यहां भी h का वैल्यू इतना दिखा रहा है, यहां भी h का वैल्यू इतना दिखा रहा है, सिंपल इक्वेशन है। तो x √3 इज इक्वल्स टू 30 प्लस x बाय √3। ठीक है, सही जा रहा ना भाई, कुछ गलती तो नहीं हो रहा, 30 प्लस x h बाई x √3, tan 60 भी सही है, tan 30 भी सही। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो भाई 3x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3x हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 प्लस x। कैसे हुआ 3x, √3 इंटू √3 3 होता है, और x यहाँ पे तो ऑलरेडी। अब ये x जो है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 30, x इज इक्वल टू कितना हो गया
15, लेकिन हम लोग को अभी किसका वैल्यू चाहिए, हाइट चाहिए। कितना चाहिए हाइट, ये भी पता नहीं है आपको। तो इस इक्वेशन में अगर आप पुट करो तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15√3, कितना हो जाएगा 15√3। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है √3 का, दिया हुआ तो नहीं है लेकिन आप कैलकुलेट जरूर कर लेना। तो 15 इंटू 1.732, तो यहाँ पे आपका जो भी आएगा 15 टू 30, 15 तिया 45 और 3 48, 15 सत्ते 105 और 4 9, 15 का 15 10 25, ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बनाइए, सॉल्व करिए। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ देखते हैं। इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है। एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में ये शैडो वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बोर्ड्स में आता है शैडो वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो उसमें 18 या 19 दोनों में शैडो वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है, 20-25 साल हो गए, वही बुक के वही 15 क्वेश्चन है। तो अब 15 क्वेश्चन मान लो 15 बार तो आ चुका होगा, उसको बार बार अब, और एक बार में बोर्ड जो है कम से कम 30 से 40 सेट बनाता है। तो अगर बार बार क्वेश्चन को रिपीट करेगा तो फिर वेरिएशन कहाँ से आएगा, है ना। इसलिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन वो दे सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करिए आप। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हमेशा याद रखिए कभी भी जब भी ये शैडो वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आप टावर इस साइड ड्रॉ करना, उसका शैडो उधर ड्रॉ करना, हमेशा याद रखिए, ठीक है। एक ही चीज आप फॉलो करना हमेशा पैटर्न। ऑलवेज टावर यहाँ ड्रॉ होगा और उसके एलएचएस में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज क्या ड्रॉ होगा, उसका शैडो ड्रॉ होगा। ये करिएगा, गलती कभी नहीं होगा। तो भाई टावर का हाइट कितना दिया हुआ है 30 मीटर, तो यहाँ हम लोग लिख लिए 30 मीटर, ठीक है। अगला पार्ट क्या है कि उसका शैडो 10√3 है, तो यहाँ पे 10√3 मीटर लॉन्ग अपना एक शैडो डाल दिए। अब आपको नहीं पता है कि भाई ये एंगल कितना है, वी डोंट नो। तो लेट, बस इसका नाम दे दो एक्स मत दो, अच्छा दे दो, जब दे दिया तो XYZ, ठीक है। तो लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा, थीटा मान लिया हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। देन क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल XYZ। यहाँ कोशिश करिएगा यहाँ लिखने का इन राइट एंगल ट्राइंगल XYZ, ये और ज्यादा आपको क्या देगा ना, क्लियरिटी देता है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इन ट्राइंगल XYZ tan थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 30 मीटर, बेस का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10√3, 0 से 0 कैंसिल, रूट तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/√3। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा √3 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो √3 टाइम्स में। कैसे कैंसिल आउट हुआ समझ में आ रहा है, देखिए कैसे होता है। जैसे ये 3 जो है ना, 3 एक्चुअली क्या है, √3 इंटू √3 है, ठीक है। अगर आप 3 को ब्रेक करोगे तो क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, √3 इंटू √3 लिख दिया और नीचे में एक √3 ऑलरेडी था, तो इससे इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो एक √3 बच जाता है। तो tan थीटा बराबर क्या बचा, √3। लेकिन यहाँ हम लोग को वैल्यू तो पूछा नहीं है, किसका वैल्यू पूछा है, थीटा का वैल्यू पूछा है। तो अब आप क्या करोगे, tan थीटा को एज इट इज रहने दो, √3 किसका वैल्यू होता है याद करो, मैंने यहाँ पे लिखा भी था tan 60 का वैल्यू होता है। तो आप √3 को क्या कर सकते हो, tan 60 लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो होता क्या है, जब भी इस टाइप से आता है ना तो जो सामने वाला एंगल का जो पार्ट होता है ना उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो tan और tan कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आपको कैंसिल आउट करके दिखाना नहीं है, डायरेक्ट आप कैंसिल आउट करके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लोगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच 60 डिग्री। मतलब थीटा का जो वैल्यू है ना इस केस में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी जो आपने देखा वो क्या देखा कि शैडो वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या निकालना था, एंगल निकालना था। तो हम लोगों ने आराम से एंगल यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। पहले क्वेश्चन को ब्रेक करके फिगर में बनाते चलते हैं। 2 पिलर है जो इक्वल हाइट का है, ठीक है, और स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। मान लेते हैं ये 2 पिलर है, एक पिलर रोड के इस साइड है, मतलब रोड के इस साइड है, और एक पिलर रोड के उस साइड है, ठीक है। दोनों का हाइट क्या है, सेम है।
अब आगे क्वेश्चन क्या है, विच इज 100 मीटर वाइड, ये जो रोड है ना ये कितना मीटर चौड़ा है, 100 मीटर चौड़ा है। बाप रे कौन सा रोड है भाई 100 मीटर चौड़ा। विच इज 100 मीटर वाइड एट अ पॉइंट ऑन द रोड, एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। मान लो कहीं पे, ऐसा नहीं बोला है कि मिड पॉइंट पे, कहीं पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, द एंगल ऑफ एलिवेशंस आर, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना कहाँ का, पिलर्स का, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, पिलर्स का आर 60 डिग्री है 30 डिग्री। देखो दो चीजें हो सकती है, आप ना क्या करना ना, जिधर 60 डिग्री बनाना ना उधर डिस्टेंस कम रखना। क्यों कम रखोगे, इसके पीछे लॉजिक क्या होगा कि आप जितना सामने से पिलर को देखोगे उतना बड़ा एंगल बनेगा। बार बार मैं बोलता हूं, अगर आप किसी हाइटेड ऑब्जेक्ट को जितना सामने से देखते हो आपको सर उतना ज्यादा ऊपर करना पड़ता है, ठीक है। तो आप जितना सर ऊपर उठाओगे मतलब आपका एंगल जो है वो उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम यहाँ से इसको बनाते हैं ऐसे और यहाँ से इसको बनाते हैं ऐसे, तो कहाँ 60 बनना चाहिए, कहाँ 30 बनना चाहिए, तो 60 इधर बनेगा। क्यों बनेगा 60, क्योंकि ये जो चीज है ना यहाँ से क्लोजर है, तो मतलब इसको ज्यादा एलिवेट होना पड़ेगा। और यहाँ क्या बनेगा 30 बनेगा, तो यहाँ हम लोग क्या बना देंगे 30 डिग्री, ठीक है। अब अगर मान लो तुम इसको x मानते हो, कितना मानते हो x, तो मानते हैं मतलब लेट मान लिया इसको हम लोग, कितना मान लिए x मान लिए, तो ये जो पार्ट है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अच्छा ये 100 माइनस एक्स ही क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को पहले ही बताया गया है कि दोनों रोड के, दोनों पिलर के बीच का जो रोड है वो 100 मीटर वाइड है। अच्छा आपको ये नहीं पता है तो आप इसको h ले लो, यहाँ भी h यहाँ भी h, क्योंकि हाइट दोनों का क्या है सेम है। नाम दे दो इसका, तो ये हो जाएगा p, ये हो गया q, यहाँ ले लो r, ये हो गया s और ये t। अच्छा क्या बोला गया फाइंड करने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, एक पिलर का हाइट ले आओ, दोनों पिलर सेम है तो सेम हाइट हो जाएंगे, एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, और यहां से यहां का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा लेट द हाइट ऑफ द पिलर बी h, आप लिख ही लो, यहां लिख लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द पिलर बी h, ठीक है। एंड QR बराबर आप लिख लो x, एंड QR इज इक्वल्स टू x कॉमा RS इज इक्वल्स टू 100 माइनस x, ठीक है। अब नाउ इन ट्राइंगल PQR लिखिए, नाउ इन ट्राइंगल PQR tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे h, मैं परपेंडिकुलर बेस नहीं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, डायरेक्ट वैल्यू डाल दे रहा हूँ, तो h बाई x, तो ये हो गया √3, यहाँ हो गया h बाई x, तो h बराबर कितना निकल गया x √3, कितना निकल गया x √3। देखो मैं बार बार h ही क्यों निकालता हूँ ज्यादातर केसेस में, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ x को आप इक्वेट, आप x बराबर h बाई √3 लिख सकते हो, लेकिन क्या है ना यहाँ पे देखो दो बार आपको h सेम सेम दिया हुआ है, तो इक्वेट करने में आपको इजी पड़ेगा, इसीलिए आप h बराबर लिखो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इन ट्राइंगल TRS, तो लिख लीजिए इन ट्राइंगल TRS, ठीक है। अगेन tan 30 इज इक्वल्स टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h बाई कितना हो जाएगा 100 माइनस x, कितना हो जाएगा 100 माइनस x, क्या हो जाएगा 100 माइनस x, tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 h बाई 100 माइनस x। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बहुत सेम क्वेश्चन नहीं है, मतलब सेम चीज कर रहे हैं जो यहाँ के वही यहीं पे, यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 100 माइनस x, ये √3 को आप इधर ही छोड़ दो, कुछ नहीं करना है इसको, इज इक्वल्स टू h। यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, देखिए h यहाँ दोनों जगह h है, इक्वेट कर देते हैं, तो x √3 इज इक्वल्स टू 100 माइनस x बाई √3, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3x इज इक्वल्स टू 100 माइनस x, x उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 100, x इज इक्वल्स टू 4 1 4 4 25 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। लेकिन हम लोग क्या चाहिए, पहले हाइट चाहिए। अच्छा पहले आप यहाँ से दो चीज और निकाल लो, पहले हाइट निकाल लेते, तो h इज इक्वल्स टू क्या था x √3 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 √3, आप इसको क्या कर लो h 25 1.732, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ पे लिख दो, कहाँ स्पेस है, यहीं लिख देते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं। तो फिर 25, 25 दूनी 50 का 0 कैरी 5, 25 दिया 75 और 5 कितना हो जाएगा 80 का 0 8 कैरी 8 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 और 8 83, 25 का 25 और 18 43 मतलब 43। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 43.3 मीटर। ये फाइनल हाइट आया है, ठीक है, हाइट ऑफ द पिलर आया है। अच्छा ये डिस्टेंस भी पूछा है, देखो क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर, तो ईच पिलर का हाइट कितना हो गया 43.3, कितना हो गया 43.3। अच्छा और क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, तो ये x कितना निकला था आपका यहाँ पे, देखिए x कितना निकला है 25। तो अगर मान लो ये 25 हो गया, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक x का वैल्यू कितना हो गया 25, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 100 माइनस x, तो 100 माइनस x कितना 25, तो मतलब कितना 75, तो ये 25 ये 75। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ये 25 है ये 75 है और ये कितना है 43.3। ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है 17, 18, 19 और 20 में, ठीक है, तो इसको भी अच्छे से करिएगा। आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट, यहाँ एच जो है ना इसका मतलब हाइट है, ठीक है भाई, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एच शॉर्ट फॉर्म होता है हाइट का। तो अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, एच के बाद डॉट भी लिख दो, हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड अटैच टू अ स्ट्रिंग। एक काइट है जो ऊपर में कहीं क्या हो रहा है, उड़ रहा है भाई, पतंग है, स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले तो हाइट करा देते हैं इसको ऐसा, ठीक है, उड़ा देते हैं इसको इधर से करके, और ये कहां पे कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ग्राउंड पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, अगेन पढ़ लेते हैं एक बार, अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है, ग्राउंड को हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, क्योंकि आप ऐसे से जब उड़ाते हो, पतंग उड़ाते हो ना, पतंग बोलते हैं, गुड्डी भी बोला जाता है, काइट भी बोला जाता है, तो जब आप उसको उड़ाते हो तो उसको जो वो जो धागा होता है ना वो ऐसे जाते रहता है, ऐसे करके ऊपर जा रहा होता है, तो ये आपका क्या हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। अच्छा ये स्लैक का मतलब क्या होता है, गठान, गठान मतलब गिट्ठा जो होता है ना, जैसे आप किसी चीज को बांधते हो तो गिट्ठा लग जाता है ना, तो ये गठान इसमें नहीं है। और आपको क्या बोला गया कि इस स्ट्रिंग का आपको हाइट निकालना है, सॉरी लेंथ निकालना है, और हाइट कितना दिया हुआ था 75 मीटर दिया हुआ है। मान लेते हैं इसको A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, यहाँ पे थीटा है, थीटा इतना कितना डिग्री है 60 डिग्री है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, थीटा बराबर लिख रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, आप डायरेक्टली 60 डिग्री लिखना भाई, थीटा बराबर लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। टू द हॉरिजॉन्टल फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, इसको आप मान लो x। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी तक जो हम लोग 3 क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे tan थीटा बेस्ड क्वेश्चन थे। अब आपको क्या करना है, रेशियो को चेंज करना है, मतलब रेशियो को चेंज करना है, कौन सा एंगल लाना है वो देखिए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना है वो देखते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है भाई, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, इस दोनों के बीच का रिलेशन कौन कौन से में आता है, तो साइन थीटा में आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा में आता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, जो मर्जी आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी x मीटर, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी x मीटर, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग कि स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ कितना है x मीटर है, ठीक है, और वी हैव टू फाइंड व्हाट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही फाइंड आउट करना है। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी sin theta is equals to perpendicular by hypotenuse, परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो आप AB बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है AC, ठीक है। वैल्यू डालते चलते हैं, थीटा, थीटा की जगह आप कितना डिग्री डालोगे 60 डिग्री डालोगे, कितना डालोगे 60 डिग्री, है ना। परपेंडिकुलर कितना है 75 है, और AC आपको नहीं पता है, यहाँ पे आप लिख दो x। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3, कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 75/x, x ही चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x √3/75 × 2, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, 75 × 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 75 दूनी 150, तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं हम कितना 150,
आप यहाँ समझ लो 75 इंटू 2 कितना होता है 150। तो x बराबर कितना आ जाएगा वैल्यू 150 बाई रूट 3। देखो कभी भी कोशिश यही करना है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। तो आप उसको क्या कर दोगे, रैशनलाइज कर दो। तो क्या कर देते हैं रैशनलाइज, फटाफट देखिए। तो रैशनलाइज मतलब जो डिनोमिनेटर में है उससे ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 150 रूट 3 अपॉन 3। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3। 3 से तो कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाएगा 50। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 50 रूट 3। अच्छा इसको और आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो 50 इंटू 1.732, ठीक है। तो कर देते हैं इसको 5 दूनी 10, एक और जीरो पहले से बैठा दो। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 1 16, 5 7 35, 1 36, कैरी 3, 5 का 5 और 3 8, 1 2 3 1 2 3, 86.6 अप्रॉक्स 86.6 मीटर जो है ना वो इसका क्या है, लेंथ है स्ट्रिंग का। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए तो अगला क्वेश्चन जो है ना वो क्या है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। सबसे पहले एक वर्टिकल टावर है जो कहाँ पे खड़ा है, स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टावर खड़ा है, ठीक है। एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ। तो ऐसा करते हैं ना, टावर को थोड़ा छोटा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं। ये क्या हो गया, टावर हो गया। और इसके ऊपर फ्लैग स्टफ मतलब क्या होता है ना, झंडा वंडा जो गाड़ा हुआ रहता है ना उसी को फ्लैग स्टफ बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लैग स्टफ एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर। अब टावर से फ्लैग स्टफ जो है ना वो मतलब कितना पे है 6 मीटर पे है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, मतलब लेंथ है वो 6 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बोला गया है, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन मतलब यहां से कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट को लेते हैं लास्ट पॉइंट को, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टफ। तो बॉटम कौन सा है फ्लैग स्टफ का, ये वाला पॉइंट। तो यहां से बॉटम जो है वो कितना दे रहा है, फ्लैग स्टफ इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लग रहा है, कितना लग रहा है 30 डिग्री। मतलब आपको फ्लैग स्टफ के बॉटम को जब आप यहां से देख रहे हो तो कितना डिग्री एंगल बन रहा है 30 डिग्री एंगल बन रहा है। एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 60 डिग्री। सेम ही पॉइंट से जब आप ऊपर की ओर देख रहे हो, कहां पे, फ्लैग स्टफ के टॉप को देख रहे हो, तो कितना डिग्री बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो ये एंगल जो बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, बड़ा वाला 60 डिग्री। छोटा वाला जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर को आप क्या मान लो, h मान लो। क्या मान लो, h, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं फटाफट। तो क्या ले लें इसको, p, इसको ले लेते हैं q, इसको ले लेते हैं r एंड s, ठीक है। p q r s नेमिंग कर दिए। और बस इतना ही सारा आपके पास डेटा दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, होप सो नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, नहीं देने दीजिए। यहाँ x लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेट द हाइट बी h मीटर, ठीक है। हाइट को क्या मान लिया हम लोगों ने, h मान लिया। और SR कितना है, SR को मान लिए हम लोग x मीटर, ठीक है। SR को क्या मान लिए x मीटर। तो नाउ इन ट्राइंगल QRS tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो h बाई x, ठीक है। क्या हो जाएगा h बाई x। थीटा कितना है 30 डिग्री है। देखो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू h बाई x। तो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई रूट 3 h बाई x। तो आप क्या करो, h को यहीं छोड़ दो, x को यहाँ लेके चले जाओ। तो x बाई रूट 3 इज इक्वल टू क्या आ गया h। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आइए आगे। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, PRS। क्या है ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल PRS tan थीटा इज इक्वल टू 6 प्लस h। देखिएगा ध्यान से, ये 6 है, ये h ले लेते हैं। तो 6 प्लस h, अच्छा हाँ यहां पे आप, चलो ठीक है देखते हैं करके, 6 प्लस h बाई x। कितना है थीटा 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल टू 6 प्लस h बाई x। ये हो गया रूट 3 इज इक्वल टू 6 प्लस h बाई x, ठीक है। x रूट 3 कर दो और माइनस इज इक्वल टू 6 प्लस h हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। यहां से x रूट 3 माइनस 6 इज इक्वल टू h कर दो।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो मैंने माइनस क्यों कर दिया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, दोनों h सेम रहेगा तो आपको इक्वेट करने में इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने कर दिया। तो बाई 1 and 2, 1 and 2 बाई इक्वेशन 1 and 2, h का वैल्यू कितना है भाई, x रूट 3, और यहाँ पे h का वैल्यू कितना है, x रूट 3 माइनस 6, ठीक है। अब x रूट 3 से मल्टीप्लाई करिए तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाता है, 3, तो 3 कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 रूट 3, कितना हो जाएगा 6 रूट 3, tan 31 बाई रूट 3 होता है, x बाई रूट 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। सारा चीज तो सही जा रहा है ना, हाँ tan 30 60, ठीक है। तो देखते हैं 6 रूट 3 को आप इधर लेके चले जाओ और ये कितना हो जाएगा 2x, कैसे हो गया, ये 6 रूट 3 इधर आ गया, तो x बराबर जो वैल्यू आ रहा ना वो कितना आ जा रहा है आपका, देखो ध्यान से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, तो 3 रूट 3 आ रहा वैल्यू, कितना आ रहा वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 3 रूट 3। कैसे आया देखो, यहाँ पे रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई किए तो रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 3 इंटू 6 रूट 3, ये माइनस 6 रूट 3 इस साइड आ गया, x इधर आ गया, तो 3x माइनस x 2x, अब 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिए, 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू 3 रूट 3। लेकिन आपको x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, h बराबर क्या था, x बाई रूट 3, तो जल्दी से यहाँ क्या लिख दोगे, h बराबर x का वैल्यू कितना है 3 रूट 3, और बाई में क्या है अगेन रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज 3 मीटर, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन में, वो क्या देखा, टोटल 5 क्वेश्चंस देखे हैं, पांचों क्वेश्चन जो था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस करिए उसको बार बार, तो इसलिए मैं अब इसके बाद जस्ट आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, तो आपको निकालना है again from the top of a building 60 meter high, the angle of elevation, the angles of depression of the top and the bottom are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. जहां पे ht dot लिखा है वो height है। A ladder 15 meter long just reach the top of the vertical wall. If ladder makes an angle 60 degree with the wall, find the height of the ladder. ये third question हुआ। Question number 12 and question number 14 from the NCERT book. मतलब जो क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर जो 14 है, एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हुआ आज का वीडियो, यहाँ पे हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। तो आइए अब जो समय आ गया वो है आज का गुरु ज्ञान। तो देखिए अभी जो है ना, आप देख रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे कि बहुत सारा जो रील्स है ना वो वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत लोग बोलते हैं कि अल्फा बीटा गामा थीटा पढ़ने से क्या फायदा है, क्या यूज है इसका, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, कहीं नहीं पूछा जाता है आगे में। तो देखो बच्चों, इस चीज को ना बहुत ज्यादा लोग इसको मजाक के मोड में लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये मजाक नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है वो समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए होता क्या है ना कि जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, तो ये जो चीज आप पढ़ते हो ना, तो आपका जो ब्रेन है ना वो उस चीज को सोचने के लिए मजबूर करता है। मतलब आपको वो एक प्रोसेस देता है कि आप उसके बारे में सोचो, तो आप सोचोगे तो आपका दिमाग क्या होगा, थोड़ा खुलेगा। वैसे तो आपका ब्रेन में क्या पता क्या क्या भरा हुआ रहता है, अब आप समझ लो, अपने से अज्यूम कर लो। तो उसको सोचने के लिए आपको उस तरह से बनाया जाता है कि आपका जो दिमाग हो वो बहुत बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो वहां पे काम आता है, डे टू डे लाइफ में इसका काम आता है। और वैसे भी आप जो भी चीज पढ़ते हो उसका कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर होता है। तो इन सब वीडियो से थोड़ा सा बस इसको एंटरटेनमेंट की तरह लें, इसको बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ में इन्फ्लुएंस ना करें। ठीक है, तो चलिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।